हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। क्या हो अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाए? क्या हो अगर राहुल गांधी की बात सच निकल जाए? अब कई लोग बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो, देखो देश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं हार सकती। पर दोस्तों, एक पल के लिए मान लीजिए कि पूर्ण बहुमत से जीतने का दावा करने वाले कहीं बीच में अटक जाए तो? अब जरा आप सोच कर देखिए ना, कि मोदी के नाम पर अचानक से ही लोगों का मन भर जाए तो क्या मोदी के नाम पर चलने वाली भाजपा पूरी तरह से बिखर जाएगी? सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। दोस्तों, एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाजपा के हाथों से सत्ता चली जाती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी का हाल 2024 की हार के बाद कांग्रेस सरकार के जैसा हो जाएगा। कांग्रेस सरकार मतलब जो विपक्ष की सरकार है, वो जिसे कोई पूछता तक नहीं था, बल्कि भाजपा तो भारी मतों के साथ एक मजबूत विपक्षी दल बनेगा। हां, यह बात जरूर है कि उस वक्त पार्टी का चेहरा कौन होगा और किस पर पार्टी भरोसा करेंगी, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो भाजपा का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर लीडर की बनाई हुई है, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े लीडर सर झुकाते हैं। ऐसे में अगर किसी कारणवश मोदी जी भाजपा को कर देते हैं टाटा बाय बाय, तो पार्टी को एक नया लीडर चुनना होगा जो वापस से भाजपा को इस मुकाम पर ले जा सके जहां पर मोदी जी लाए हैं। हालांकि मार्केट में चल रही गर्मा गर्मी को देखकर यह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और अमित शाह के बीच में से ही कोई एक शख्स ऐसा निकल कर आएगा जिसके नाम से पार्टी आगे चलेगी। क्योंकि दोस्तों, यह भारत की राजनीति है, यहां पर पार्टी और चेहरे बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में मोदी जी के बाद भाजपा का चेहरा कौन बनेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता हासिल नहीं करती है तो भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिलेगा। हां, अब कांग्रेस फिर से सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन इंडी अलायंस जैसा एक बड़ा गठबंधन सामने आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। और दोस्तों, यकीन मानिए कि यह कोई अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब गठबंधन इतनी सारी अलग अलग पार्टियों का हो रहा है तो हर किसी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा तो होगी ही होगी। इसके चक्कर में पहले दिन से ही गठबंधन टूटा सा नजर आएगा, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर भी जो बवाल मचेगा ना भाई, मतलब टीवी पर देखो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा होगा, ऐसा लगेगा वो भारत की राजनीति को हिलाकर रख देगा। खैर, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर सरकार जैसे तैसे बनकर तैयार होती भी है तो छोटे से छोटे बिल को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार में कोई यूनिटी नजर नहीं आएगी। सबसे पहले अपने विचार, अपनी अपनी सोच और अपने अपने फायदे होंगे, जिसके साथ देश को चला पाना सही बताऊं तो नामुमकिन लगता है। कोई भी पार्टी किसी दूसरे के ओपिनियन पर अपना एग्रीमेंट नहीं देगी, क्योंकि अगर उसने दे दिया तो दूसरी पार्टी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसे बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखने वाली पार्टियों ने भी कम से कम मिलकर नियम कानून बनाए हैं और इल्लीगल फंडिंग को भी अपने फायदे के लिए लीगल बनाया है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो इतने बड़े अलायंस के हाथ में अगर पावर आएगी तो उसका पूरा भुगतान भारत की जनता को करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी सत्ता से चली जाएगी तो उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को या तो बदला जाएगा अपने फायदे के हिसाब से, या फिर उन पर ध्यान देने से पहले ही उन्हें हटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर सीएए और एनआरसी को ही ले लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन पर बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिखाया है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो हमेशा से इस नियम के खिलाफ रही है। दोस्तों, 20 करोड़ की आबादी वाली इस कम्युनिटी की हमेशा से ही इस एक्ट को लेकर शिकायत रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है तो इतनी बड़ी आबादी का सपोर्ट अपनी तरफ करने के लिए नई सरकार सीएए एक्ट हटवा सकती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे एक्ट पर भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। असल में दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो सभी धर्म, सभी समुदायों के लिए एक बराबर कानून बनाने की मांग करता है। यानी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया तो अलग अलग धर्म के लोग अपने हिसाब से जो चलते हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, और उन्हें भारत के संविधान को जैसे तैसे करके मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बीजेपी सालों से इस कानून को लाने की कोशिश में है, लेकिन अगर साल 2024 में सत्ता किसी और के हाथ में चली गई तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये कानून तो नहीं आएगा। और तो और दोस्तों,
वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बड़ी पॉलिसीज का मुद्दा भी बीजेपी के ना रहते पूरी तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष इस एक्ट को लेकर पूरी तरह से खिलाफ है। यहां तक कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस कानून को डेमोक्रेसी के खिलाफ मानती है। वैसे दोस्तों, बीजेपी के जाने से एक और चीज में बड़ा बदलाव आएगा, और वो है मीडिया की भाषा में, क्योंकि भारत की ज्यादातर मीडिया हमेशा मोदी के नाम की माला जपती रहती है, और उसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है। वह मोदी के जाते ही नई सरकार की भाषा बोलने लगेगी, क्योंकि भाई इनका तो काम ही है रोजी रोटी कमाना। ये थोड़ी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिश्तेदार हैं जो उसके जाने के बाद भी उनका गुणगान करेंगे। और वैसे भी देश की मीडिया उसी के साथ रहती है जिसके हाथ में सत्ता रहती है। तो वैसे दोस्तों, सत्ता बदलने के बाद जो नई सरकार आएगी उसके सामने कई सारे चैलेंज भी होंगे, जहां लद्दाख और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि पिछले 1 साल से मणिपुर में सामुदायिक लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। दिन रात पुलिस लोगों को संभाल रही है, दंगों को शांत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर सरकार बदलती है तो लोगों की काफी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और लोग सोचेंगे कि नई सरकार मणिपुर में कोई ठोस कदम उठाएगी। इस राज्य को वापस से शांति भरा माहौल दिया जा सकेगा, और नई सरकार के लिए जो दूसरी चुनौती है वो लद्दाख के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से देश का ये इलाका खुद के लिए सिक्सथ शेड्यूल और फुल स्टेट होने की मांग कर रहा है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने तो इसे लेकर 21 दिन की हड़ताल भी करी है, और अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जहां लद्दाख के लोग इस बात से नाराज हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में जब बीजेपी ने लद्दाख के फुल स्टेट होने की बात करी थी, तो अब क्यों ऐसा करने से वो झिझक रही है, पीछे हट रही है। और भाजपा की सरकार तो भाई इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इसलिए जब सरकार बदलेगी तो उससे उम्मीद की जाएगी कि वो आते ही इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्टैंड ले, क्योंकि विपक्ष में बैठकर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने लद्दाख को सपोर्ट किया है। ऐसे में अगर सत्ता उनके हाथ में आएगी तो वे किस हद तक लद्दाख की मदद करेंगे, ये वाकई में देखने वाला मुद्दा होगा। वैसे दोस्तों, एक बड़ा विवाद किसानों की एमएसपी को लेकर भी है, जिसे लेकर किसानों ने कितना दंगा किया है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जहां किसान ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। किसानों ने जब इसे लेकर प्रोटेस्ट किया तो हैवी पुलिस फोर्स से लेकर आंसू गैस तक हर एक चीज इस्तेमाल करी गई, जिसकी वजह से किसान वापस तो चले गए, लेकिन उनकी नाराजगी भाजपा सरकार से खत्म नहीं हुई। अब इन हालातों के बीच अगर इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाती है तो भारतीय किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। और वैसे भी किसानों को एमएसपी देने की गारंटी खुद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दे रखी है। राहुल गांधी ने खुलकर इस पर बात भी करी है। अब देखना यह होगा कि सत्ता में आने के बाद ये वादे पूरे करेंगे या फिर किसानों को फिर से निराशा हाथ लगेगी। वैसे दोस्तों, नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बेरोजगारी भी होगी। देश की बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जिस पर भाजपा सरकार कुछ खास एक्शन नहीं ले पाई है। और ऐसे में आज ज्यादातर लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर ही बीजेपी से खफा हैं। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गई है। जहां पाकिस्तान में 12% बेरोजगारी रेट है, वहां भारत में यह आंकड़ा 23% पर है। जहां भारत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो केवल घर पर बैठा हुआ है। और आलम यह है कि बड़ी बड़ी मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री लेने वाले लोगों के पास भी नौकरी नहीं है। ऐसे में आने वाली सरकार से यह उम्मीद लगाई जाएगी कि वो इस परेशानी पर जल्द से जल्द एक्शन ले। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।